जैसे पिछला सेशन में हम बताए थे आप लोगों को कि अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा आइडेंटिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज के डेट में कोई भी वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट नहीं, जो वेब एप्लीकेशन होता है उसमें ये आइडेंटिटी वाला काम होता ही होता है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी ऐसा वेबसाइट है जिसमें कोई भी डायनेमिक काम हो रहा है वहाँ पे यूज़र को लॉगिन कराना कंपलसरी होता है, क्योंकि यूज़र को पहचानना, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? पहचान, कि कौन सा यूज़र हमारे वेब एप्लीकेशन पे काम करने आया है उसको पहचानना जरूरी है। तो आइडेंटिटी क्या है पहले उसको समझते हैं। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। ये पहचान को चेक करने के लिए आपको ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन का प्रोसेस करना पड़ता है किसी भी एप्लीकेशन, चाहे वो वेब एप्लीकेशन है, चाहे वो मोबाइल एप्लीकेशन है, चाहे वो तुम्हारा डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। किसी भी तरह का एप्लीकेशन पर अगर बहुत सारा यूजर काम कर रहा है तो कौन सा काम कौन कर रहा है या कौन सा काम कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है, इसके लिए आपको आइडेंटिटी का फीचर इंप्लीमेंट करना पड़ता है। ट्रेडिशनली आइडेंटिटी का फीचर इंप्लीमेंट करने के लिए यूजर को सब कुछ खुद से करना पड़ता था। उसके लिए टेबल्स खुद से डिजाइन करना पड़ता था। उसके बाद तुम्हारा जो भी लॉग इन लॉग आउट प्रोसेस है उसका एक एक लाइन का कोड खुद से करना पड़ता था। लेकिन जब इसका यूज ज्यादा होने लगा और धीरे धीरे इसमें फीचर्स, पहले तक सीधे लॉग इन लॉग आउट होगा, बाद में बहुत सारा चीज आने लगा कि नहीं पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आया कि नहीं जब तुम्हारा उसको ईमेल को कोई पासवर्ड भूल गया तो पासवर्ड का रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड पार्टी लॉगिन भी आ गया, गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ठीक है, इंस्टाग्राम के थ्रू भी लॉगिन हो सकता है। तो फिर ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगा तो लगभग हर टेक्नोलॉजी, सिर्फ ASP.NET या .NET नहीं, लगभग हर टेक्नोलॉजी बना बनाया फीचर लेके आया फॉर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। ऑथराइजेशन या ऑथेंटिकेशन बोलते हैं। ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन वर्ड क्या होता है उसको समझा देंगे। जिसमें क्या है कि आपको सब कुछ बना बनाया चीज है, सिर्फ आपको क्या करना है, कौन सा चीज कहां पे यूज करना है ये पता होना चाहिए, और खुद ब खुद डेटाबेस भी बन जाएगा। कैसे लॉगिन होगा उसके लिए, कैसे डेटाबेस से कनेक्टिविटी होगा, कौन सा क्वेरी रन करेगा, उसका कोई भी टेंशन आपको लेने का जरूरत नहीं है। यहां पे आपको क्लासेस दिया गया है, फंक्शंस दिया गया है, आपको सिर्फ वो क्लास और फंक्शन को यूज करना है और सारा काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी बोलते हैं। अब आइडेंटिटी अगर देखा जाए ASP.NET Core MVC में क्या है, तो ASP.NET Core आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। ये जो फीचर है ASP.NET Core आइडेंटिटी इज अ मेंबरशिप मैनेजमेंट सिस्टम दैट प्रोवाइड लॉगिन फंक्शनैलिटी टू द एप्लीकेशन। आइडेंटिटी ASP.NET Core का जो आइडेंटिटी है वो क्या है? मेंबरशिप मैनेजमेंट सिस्टम। मेंबरशिप मतलब क्या होगा? किसी भी एप्लीकेशन पे काम करने के लिए पहले आपको मेंबर बनना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद काम करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, लॉगिन करने के बाद आपको लॉग आउट करना पड़ेगा। तो ये सब जो सारा फंक्शनैलिटी है वो कौन प्रोवाइड करता है? तो तुम्हारा ASP.NET Core आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। सच एज यूजर रजिस्ट्रेशन, साइन इन, साइन आउट, पासवर्ड रिकवरी, अकाउंट लॉकआउट कि 3 बार से ज्यादा अगर गलत पासवर्ड डाल दिया, 4 बार से ज्यादा गलत पासवर्ड डाल दिया तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाए। अकाउंट वेरिफिकेशन वाया SMS एंड ईमेल, अगर कोई यूजर आईडी बना भी रहा है उसमें ईमेल आईडी डाल रहा है, तो बहुत लोग पहले क्या किया कि जब ये फीचर आया कि आप ईमेल आईडी से भी क्या कर सकते हैं, यूजर आईडी बना सकते हैं, तो कुछ लोग क्या करता था, उल्टा पुल्टा कुछ भी ईमेल आईडी डाल के बना लिया, उसका कोई टेस्ट नहीं होता था। अब क्या है कि अब यहां पे ऐसा हो गया है कि नहीं, अब होगा कि जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे तो ऐसा फीचर भी होता है कि आपके पास एक ईमेल वेरिफिकेशन चला जाएगा, आपके ईमेल आईडी में जाएगा। अब जब आप उस पर क्लिक करेंगे तब आपका अकाउंट एक्टिवेट होगा। आपका अकाउंट तो क्रिएट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के बाद, लेकिन वो एक्टिव नहीं होगा, लॉगिन नहीं होने देगा। बोलेगा क्या कि भाई आपका अकाउंट एक्टिव नहीं है। तो आपको ईमेल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तब जाके आपका क्या होगा, अकाउंट एक्टिव होगा। तो ये सब चीज भी आ गया, तो ये भी बहुत इजीली हो जाता है। प्लस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन या क्लेम बेस्ड ऑथेंटिकेशन। रोल बेस्ड का मतलब क्या होता है ये समझ लो, क्योंकि आगे इसका भी हम लोग इसका इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, लेकिन आगे इंप्लीमेंट करेंगे। रोल या क्लेम क्या होता है? जैसे एक एप्लीकेशन पे अलग अलग तरह का यूजर काम करता है। जैसे एक बैंक का एग्जांपल ले लो, तो बैंक के एप्लीकेशन में मैनेजर भी काम कर रहा है, कैशियर भी काम कर रहा है, सर्विस मैनेजर भी काम कर रहा है, बात समझा रहा है, जो नॉर्मल क्लर्क है वो भी काम कर रहा है। तो लगभग हर लोग काम कर रहा है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है जिस पर काम कर रहा है सब लोग सारा काम नहीं कर सकता है। बैंक मैनेजर को ज्यादा पावर होता है तो उसको ज्यादा फीचर्स मिलता है, वो लोन भी इशू कर सकता है, वो अकाउंट भी ओपन कर सकता है, वो पैसा डेबिट क्रेडिट भी कर सकता है, तो वो सारा काम कर सकता है।
कैशियर सिर्फ पैसा डेबिट क्रेडिट कर सकता है, वो लोन इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। वो पासबुक इशू नहीं कर सकता, वो चेकबुक इशू नहीं कर सकता है, ठीक है। उसी तरह से जो तुम्हारा क्लर्क है वो अकाउंट ओपन कर सकता है, चेकबुक इशू कर सकता है, पासबुक इशू कर सकता है, पासबुक अपडेट कर सकता है, लेकिन वो लोन इशू नहीं कर सकता, वो डेबिट क्रेडिट नहीं कर सकता है। तो यहां पे क्या होता है कि आप यूजर जब बनेगा तो यूजर को बनाते समय आप एक उसको रोल असाइन करते हैं, और रोल के बेसिस पे आप एक ही एप्लीकेशन में अलग अलग यूजर को अलग अलग फीचर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ यूजर होगा जो ज्यादा पावर का होगा, उसको ज्यादा फीचर्स दिखेगा, कुछ यूजर जो होगा उससे कम पावर का होगा तो उसको फीचर्स वहां पे ऑप्शंस कम दिखेगा, उसके बाद जो उससे कम पावर का जो यूजर होगा वहां पे क्या होगा, उसको और कम ऑप्शंस दिखेगा। और अगर ऑप्शन कम दिख रहा है लेकिन फिर भी अगर वो चाहे तो दूसरा कोई भी ऑप्शन को यूज नहीं कर सकता। इसे मतलब बहुत समय होता है कि यूआरएल वगैरह तुमको पता है वेब एप्लीकेशन में, तो तुम यूआरएल डाल के खोल लेते हो, ठीक है, यहाँ लिंक नहीं दिख रहा है, यूआरएल पता तुम डायरेक्ट डाल दिए, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि अगर तुमको पावर नहीं है तुम उसको खोलने की कोशिश करोगे तो वहां पे क्या आएगा, एक्सेस डिनाइड, कि आपको ये पावर नहीं है। तो ये सब चीज भी हो सकता है। प्लस थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन, कि तुम नहीं चाहते कि यूजर को रजिस्टर करना पड़े, तुम सीधे चाहते हो कि जब लॉगिन करने जाए गूगल से, फेसबुक से, लिंक्डइन से, कोई भी अकाउंट है उससे भी तुम लॉगिन कर सकते हो, तो वो भी हो सकता है। एक्सटर्नल ऑथेंटिकेशन वही चीज होता है। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, कि नहीं पहले तुमसे यूजर आईडी पासवर्ड मांगेगा, फिर तुमको ओटीपी जाएगा, फिर ओटीपी डाल के क्या होगा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन समझते हो ना, फिर लॉगिन होगा, या फिर तुमको लॉगिन करोगे ईमेल में ओटीपी चला जाएगा, या फिर हो सकता है कि तुम्हारे जैसे मोबाइल में गूगल में क्या होता है, जीमेल में कुछ आ जाता है कि आप इसको यस करिए, ठीक है। तो वो टू फैक्टर मतलब 2 बार कुछ आपको आपका आइडेंटिटी साबित करना पड़ेगा। तो ये सारा काम हम लोग किससे कर सकते हैं, बहुत इजीली ASP.NET कोर आइडेंटिटी फीचर से कर सकते हैं। इसमें होता क्या, इसका फीचर क्या क्या है। तो पहला था यूजर मैनेजमेंट। अगर आप ASP.NET कोर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं तो सबसे पहले आप यूजर रजिस्टर कर सकते हैं, उसका डिटेल्स को अपडेट, उसका फोन नंबर चेंज करना है, ईमेल आईडी चेंज करना है, नाम चेंज करना होता है ना, कि अपना प्रोफाइल अपडेट वगैरह करना, तो यूजर का प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं। यूजर अपना चाहे तो अकाउंट डिलीट कर सकता है, या सारा यूजर का इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल के देख सकते हैं कौन कौन सा यूजर है, उसका क्या रोल है, उसका ईमेल आईडी क्या है, फोन नंबर क्या है, पासवर्ड नहीं पता चलता है, ठीक है। तो यूजर से रिलेटेड जो काम होगा वो यूजर मैनेजमेंट कहलाता है, जो कि हम लोग ASP.NET कोर आइडेंटिटी के थ्रू कर सकते हैं। रोल मैनेजमेंट, अभी हम बताएं कि यहाँ रोल बेस्ड ऑथराइजेशन भी होता है। रोल बेस्ड ऑथराइजेशन का मतलब होता है कि भाई कौन सा यूजर जब बनेगा तो उसको एक रोल दिया जाएगा, और रोल के हिसाब से उसको अपने वेब एप्लीकेशन में या विंडो एप्लीकेशन में या मोबाइल एप्लीकेशन में फीचर्स मिलेगा। पासवर्ड मैनेजमेंट, आपका पासवर्ड हैशिंग। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब पहले शुरुआती दौर में जब कोई रजिस्टर होता था तो पासवर्ड जैसे डाला डेटाबेस वैसे ही चला गया, तो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो सबका पासवर्ड देख सकता था। बाद में फिर इंक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट आया, तो एप्लीकेशन के अंदर ये ऐसा होता था जहां पे तुमको पहले पासवर्ड जो यूजर रजिस्टर कर रहा है वो पहले उसको इंक्रिप्ट करना पड़ता था, कुछ अलग से कोड लिख के इंक्रिप्शन के लिए कुछ एल्गोरिदम्स होता था, तो एल्गोरिदम लगा के या फिर उसके लिए जो क्लासेस बना बनाया लैंग्वेज में मिलता था उस क्लासेस का यूज करके, फंक्शन का यूज करके पहले क्या करते थे, उसको इंक्रिप्ट करते थे। इंक्रिप्ट का मतलब क्या, ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना जिसको डायरेक्टली पढ़ा नहीं जा सकता, फिर इंसर्ट करना पड़ता था, फिर तो वहां तो इंक्रिप्टर चला गया, फिर जब उसको क्या करना है ऑथेंटिक, मान लो लॉग इन कोई किया तो पासवर्ड तो नॉर्मल डालेगा, फिर वहां से निकाल के उसको डिक्रिप्ट करना पड़ता था, तो फिर जाके चेंज करना पड़ता था। यहां ये काम ऑटोमेटिक होता है, आप रजिस्टर करिएगा पासवर्ड सीधे हैश होकर चला जाएगा। आप अगर यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर रहे हैं तो पासवर्ड अपने आप ये यहां से जो जा रहा पासवर्ड इसको भी हैश करके वहां जाके क्या करेगा, चेक कर लेगा, तो ये पासवर्ड हैशिंग होता है। पासवर्ड वैलिडेशन पॉलिसीज, जैसे आप चाहते हैं कि नहीं मिनिमम 8 लेटर का होना चाहिए, उसमें मिनिमम तुम्हारा एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक सिंबल होना चाहिए, तो वो सब चीज जो वैलिडेशन पॉलिसी है वो आसानी से यहां इंप्लीमेंट हो सकता है। अकाउंट लॉकआउट, कि 3 बार के बाद या 5 बार के बाद अगर गलत पासवर्ड देते तो अकाउंट कुछ देर के लिए क्या हो जाना चाहिए, लॉक हो जाना चाहिए, तो वो सब फीचर बहुत इजीली यहां पे क्या किया जाता है, इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब पासवर्ड चेंज सब कुछ। उसके बाद यूजर ऑथेंटिकेशन, इट प्रोवाइड फंक्शनैलिटी टू ऑथेंटिकेट यूजर। ऑथेंटिकेट यूजर का मतलब क्या हो गया कि आपका आईडी पासवर्ड लेके साइन इन करना, चेक करना कि वो आईडी पासवर्ड सही है या नहीं है, वो आसानी से हो सकता है। यूजर ऑथराइजेशन, वंस अ यूजर इज ऑथेंटिकेटेड द ASP.NET कोर आइडेंटिटी कैन ऑथराइज यूजर टू एक्सेस सर्टेन रिसोर्सेज और फंक्शनैलिटी विद इन एन एप्लीकेशन बेस्ड ऑन रोल और क्लेम। एक बार आप लॉग इन करते हैं तो फिर दिखता है कि आपका रोल क्या है, और रोल के हिसाब से आपको असाइन करता है कि आप ये काम कर सकते हैं और ये काम नहीं कर सकते। तो हो सकता है कि आपको वो ऑप्शन दिखे ही ना, या ऑप्शन दिख रहा तो डिजेबल दिखेगा, क्या दिखेगा,
डिजेबल। तो रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन हो सकता है। एक क्लेम बेस्ड ऑथेंटिकेशन भी होता है रोल जैसा ही। दिस टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन अलाउ यूजर टू बी असाइन अ क्लेम, जैसे वहां रोल असाइन होता है, यहां पे क्या होता है, क्लेम असाइन होता है। यू कैन बी यूज फॉर आइडेंटिटी एक्सेस कंट्रोल सिमिलर टू द रोल। देखो रोल और ये दोनों एक ही चीज है, पहले रोल चलता था, थोड़ा नया आ गया, एक क्लेम भी आ गया, तो दोनों सेम ही चीज है कि आपको एक रोल या क्लेम दिया जाएगा, उसके बेसिस पे काम होगा। एक्सटर्नल लॉगिन प्रोवाइडर्स, यहां पे आप एक्सटर्नल लॉगिन भी कर सकते हैं, जैसे गूगल, फेसबुक, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट, किसी भी तरह का। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं, जहां पे आपके पास लॉगिन करने के बाद ईमेल या फिर ओटीपी या और कुछ तरह का नोटिफिकेशन किसी एप्लीकेशन में जाएगा, आप वहां से क्या करेंगे, उसको एंट्री करेंगे, तब जाके लॉगिन होगा। सबसे मेन चीज है कस्टमाइजेबल एंड एक्सटेंसिबल। होता क्या है कि यहां पे पहले से बहुत सारा क्लासेस बना रहता है, जैसे यूजर मॉडल। यूजर बनाने के लिए जो मॉडल होगा, क्योंकि यूजर का डेटा स्टोर कहां होगा, डेटाबेस में, तो उसके लिए तुमको मॉडल बनाना पड़ेगा, तो यहां मॉडल पहले से बना हुआ है। रोल का भी डेटा स्टोर होगा डेटाबेस में, तो उसके लिए आपको मॉडल बनाना होगा, वो पहले से बना हुआ है। लेकिन उसमें जो पहले से बना हुआ है, उसमें अगर आप कस्टमाइजेबल का मतलब क्या होता है कि अगर अपने मन से भी कुछ ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है सिक्योरिटी फीचर। इट ऑल्सो सपोर्ट अकाउंट कंफर्मेशन, जैसे वही बोले ईमेल जाएगा उसके बाद ही होगा। पासवर्ड रिकवरी and prevention against common attack like SQL injection, cross-site request forgery and cross-site scripting। cross-site scripting या cross-site request forgery का मतलब मालूम है क्या होता है कि जैसे एक होगा कि हमको लॉगिन करना है, तो हम अपना जो वेब एप्लीकेशन है उसी का लॉगिन फॉर्म से आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं। कुछ लोग क्या करता है कि अपना वेबसाइट बनाता है और उसमें तुम्हारा यूआरएल वगैरह देख लिया और अपना वेबसाइट में अपना फॉर्म बनाया और वहां से तुम्हारे वेबसाइट में क्या करता है, लॉगिन कराता है क्रॉस साइट। या फिर कोई दूसरा वेबसाइट है उसमें कोई ऐसा स्क्रिप्ट रन हो रहा है जो तुम्हारा यहां क्या आ रहा है, घुस रहा है। इसीलिए क्या होता है, इसी चीज से बचने के लिए वो कैप्चा वाला सिस्टम लाया गया है। उसी चीज से बचने के लिए किसका सिस्टम लाया गया है, कैप्चा वाला। तो क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी का मतलब होता है कि तुम्हारे वेबसाइट में डेटा जो भी आ रहा है लॉगिन के लिए या किसी भी चीज के लिए, वो किसी दूसरे साइट से आ रहा है, तुम्हारे वेबसाइट से नहीं आ रहा। क्रॉस साइट मतलब किसी दूसरे साइट से, या फिर कोई ऐसा स्क्रिप्ट रन कर रहा है जो तुम्हारे वेबसाइट का नहीं है, किसी दूसरे वेबसाइट का, वहां से तुम्हारे वेबसाइट में घुस के काम करने की कोशिश कर रहा है। तो वो सब चीज से भी ये क्या करता है, बचाता है। इसमें इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि वो सब चीजें होने नहीं देता है। When to use ASP.NET Core Identity, कब हम लोग को इसको यूज करना चाहिए, कहां पे यूज करना चाहिए, किस तरह का एप्लीकेशन में यूज करना चाहिए। तो पहला क्या है, यूजर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। कोई भी ऐसा एप्लीकेशन है जहां पे आप चाहते हैं कि काम करने के लिए यूजर को क्या करना पड़े, ऑथेंटिकेट करना पड़े। ऑथेंटिकेट मतलब आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना पड़े, और ऑथराइज कि भाई लॉगिन करने के बाद भी आपको कितना पावर मिला हुआ उसके हिसाब से आपको ऑप्शन मिलना चाहिए। तो वहां पे किसका यूज करना होगा, ASP.NET Core Identity। मतलब लॉगिन का काम जहां पे भी होगा, रोल का काम जहां पे भी होगा, यहां यूज होगा। वही चीज देखो यहां पे भी है, जहां पे रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल देना आपको, कि अलग अलग रोल होगा। जैसे मान लो कि ये पर्टिकुलर हम लोग इंस्टीट्यूट के लिए कोई बना रहे, तो यहां पे रोल क्या होगा, एक एडमिन होगा। एडमिन का रोल क्या होगा, यूजर बना सकता है, रोल बना सकता है, उसके पास सारा पावर होगा। वो रोल भी बना सकता है, रोल में यूजर बना सकता है, फिर स्टूडेंट ऐड कर सकता है, वो फी भी एंट्री कर सकता है, वो मार्क्स भी एंट्री कर सकता है, अटेंडेंस भी एंट्री कर सकता है, बैच भी लॉन्च कर सकता है, बैच में बच्चा डाल भी सकता है। दूसरा बना सकते हैं हम लोग क्या, कि नहीं, दूसरा बनेगा स्टाफ। क्या बनाएंगे, स्टाफ। स्टाफ जो होगा वो रोल नहीं बना सकता है, वो यूजर नहीं बना सकता है, वो किसी का पासवर्ड चेंज नहीं कर सकता। हाँ, वो स्टूडेंट ऐड कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है, फी काट सकता है, अटेंडेंस मार सकता है, बैच लॉन्च कर सकता है। फिर तीसरा टाइप रोल हमारा क्या होगा, स्टूडेंट। जो लॉगिन करेगा तो वो ये सब काम कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपना प्रोफाइल देख सकता है, वो अपना मार्क्स देख सकता है, वो कितना फी जमा किया है, अपना फी का डिटेल देख सकता है, कब कब हम फी जमा किए हैं उसका डिटेल्स वो देख सकता है। तो ये तुम्हारा क्या है कि 3 तरह का रोल बना है, तीनों को अलग अलग काम असाइन किया। तो लॉगिन एक ही जगह से होगा, लेकिन जो उसका लैंडिंग पेज होगा उसमें ऑप्शंस उसको अलग अलग मिलेगा बेस्ड ऑन देयर रोल। अगला है सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस नीड। इफ योर एप्लीकेशन हैंडल सेंसिटिव यूजर डेटा एंड नीड टू कंप्लाई विद सिक्योरिटी स्टैंडर्ड, जैसे डेटा इंक्रिप्शन, सिक्योर ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, सिक्योर सेक्शन मैनेजमेंट, इनपुट वैलिडेशन, यू नीड टू यूज ASP.NET Core Identity। देखो जनरली क्या होता है कि जब सॉफ्टवेयर बनता है तो कुछ स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाता है। तो अगर तुम्हारा वेब एप्लीकेशन कोई ऐसा डेटा रख रहा है जो सेंसिटिव है, तो वहां पे आपको आइडेंटिटी वाला फीचर को इंप्लीमेंट करना ही करना पड़ता है, क्योंकि आपको डेटा को इनक्रिप्ट, जैसे पासवर्ड है तो पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके रखना जरूरी है, ठीक है। सिक्योर ऑथेंटिकेशन कि आपका जो भी आईडी पासवर्ड डाल रहे हैं आप, तो ऐसा भी होता है कि जब आईडी पासवर्ड आप अपने वेब एप्लीकेशन में डाल के सर्वर को भेज रहे हैं तो बीच में क्या हो रहा है, कोई उसको निकाल ले रहा है,
तो यहां से आईडी पासवर्ड भी जाना चाहिए, तो ऐसा जाना चाहिए कि कोई बीच में अगर हैकर भी है वो निकाल भी रहा है तो उसको पता ना चले। एक्सेस कंट्रोल, कौन से यूजर क्या एक्सेस कर सकता है क्या एक्सेस नहीं कर सकता, उसका कंट्रोल रखना चाहते हैं। सेशन मैनेजमेंट, अभी हम लोग पीछे देखिए कि अगर कोई ऐसा डेटा है जिसको सेशन में डाल के आप मैनेज करना चाहते हैं, आप फिर चाहते हैं कि जब हम लोग बंद करें तो गायब हो जाए, तो लॉग आउट वगैरह का फीचर हम लोग उसमें डालना पड़ता है। तो ये सारा कुछ, या इनपुट में जो डाल रहे हैं उसका वैलिडेशन करना, तो ये सारा काम करने के लिए भी आपको आइडेंटिटी फीचर का इंप्लीमेंटेशन करना पड़ता है। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल बेस्ड, हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा। तो यहां पे मेनली 3 क्लास है, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होता है 3 क्लास, यूजर मैनेजर, रोल मैनेजर और साइन इन मैनेजर। कुछ मॉडल क्लास मिलता है, जैसे मॉडल क्लास में मिलता है यूजर, क्या मिलता है यूजर, जो कि यूजर के डेटा को रिप्रेजेंट करता है, यूजर का नेम, उसका ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर, उसका पासवर्ड वगैरह कहां, उसको के लिए एक मॉडल क्लास मिलता है, वो डेटा मॉडल नीचे बताएंगे। और कुछ ऐसा क्लास मिलता है जिसके थ्रू आप यूजर पे काम कर सकते हैं, रोल का काम कर सकते हैं और साइन इन। यूजर का काम करने का मतलब क्या हो गया, यूजर को रजिस्टर करना, यूजर का डिटेल को चेंज करना, अपडेट करना, उसको डिलीट करना या इंफॉर्मेशन निकालना। तो यूजर से रिलेटेड जो भी काम होगा उसके लिए कौन सा क्लास है, यूजर मैनेजर। यूजर मैनेजर के पास बहुत सारा फंक्शंस है जिसका यूज करके हम लोग आगे काम करेंगे। रोल से रिलेटेड, अगर आपको रोल बनाना है, रोल असाइन करना है, ठीक है, रोल को एडिट करना है, रोल को डिलीट करना है, तो उसके लिए किसका यूज होता है, रोल मैनेजर। तो यहां देखो बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं है, बहुत लिमिटेड क्लास है, 3 2 5 क्लास पढ़ना है आप लोग को। और तीसरा साइन इन मैनेजर, जब लॉग इन करेंगे तो लॉग इन और लॉग आउट के लिए कौन सा क्लास का हेल्प लेंगे हम लोग, साइन इन मैनेजर का, इसमें ठीक है। चाहे किसी भी तरह का लॉग इन कर रहे हैं, नॉर्मल लॉग इन कर रहे हैं, 2 फैक्टर लॉग इन कर रहे हैं, एक्सटर्नल लॉग इन कर रहे हैं, हर समय आपको साइन इन मैनेजर का यूज करना पड़ेगा। तो यूजर बनाने के लिए, उसका डिटेल चेंज करने के लिए, यूजर को डिलीट करने के लिए, या यूजर का डिटेल निकाल के देखने के लिए यूजर मैनेजर, रोल बनाने के लिए, रोल को एडिट करने के लिए, रोल को लीड करने के लिए, या रोल का इंफॉर्मेशन निकाल के देखने के लिए रोल मैनेजर, और साइन इन, लॉग इन और लॉग आउट के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, साइन इन मैनेजर। ये 3 क्लास यहां हो गया। और कुछ मॉडल क्लास यूज करना पड़ेगा, इसमें 2 मॉडल क्लास होता है। अगर आपको यूजर से रिलेटेड काम करना है तो आइडेंटिटी यूजर नाम का हमको क्लास यूज करना पड़ता है, और अगर रोल से रिलेटेड क्लास करना है, काम करना है, तो आइडेंटिटी रोल का यूज करना पड़ता है। प्लस एक डीबी कॉन्टेक्स्ट आपको बनाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, जो कि डेटाबेस से कनेक्टिविटी में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन यूजर का कहां रहेगा, डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही रहेगा। अब हम लोग इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जो हम लोग को करना पड़ता है। तो आज हम लोग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि एक बार इसको करना पड़ेगा, इसको सिर्फ एक बार करना पड़ेगा। तो एक बार में सबसे पहले क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन बना लेना है एमबीसी सपोर्ट के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। एमबीसी टेम्पलेट ले लिए, नेक्स्ट, प्रोजेक्ट का नाम क्या दे दिए, आइडेंटिटी डेमो, फिर नेक्स्ट और क्रिएट। तो नॉर्मल एप्लीकेशन बन जाएगा। अब अगर आपको आइडेंटिटी का काम करना है तो पहले ये 3 काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस के साथ आपको कनेक्टिविटी करना है। तो एसक्यूएल सर्वर टूल्स डिजाइन ये तो रहेगा, प्लस 2 और पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। एक है microsoft.asp.NET Core.identity.entity framework core और एक है microsoft.entity framework core। तो 2 एक्स्ट्रा पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा न्यूगेट पैकेज मैनेजर से। तो चलिए शुरू करते हैं। टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर, मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन। ब्राउज में चले गए, पहले टूल्स ले लेते हैं। टूल्स में सर्च करेंगे तो बहुत सारा आएगा, हम लोग कौन सा लेना है, Microsoft.entity framework core.tools पैकेज को सेलेक्ट करेंगे, को स्क्रॉल करेंगे और यहां क्या करेंगे, इंस्टॉल। एक्सेप्ट कर लेंगे। टूल्स के बाद होगा प्रोवाइडर, जो तुम्हारा होता है एसक्यूएल सर्वर। टूल्स का यूज हम पहले बोले किस लिए होता है, जो आपका कमांड्स मिलता है माइग्रेशन के लिए या अपडेट, डेटाबेस अपडेट करने के लिए या किसी भी चीज़ की स्कैफोल्डिंग के लिए, तो वो हमको यहाँ मिलता है। दूसरा होता है एसक्यूएल सर्वर, जो मेरा क्या है, प्रोवाइडर है।
ये डिपेंड करता है, अगर हम लोग एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं तो एसक्यूएल सर्वर होगा, अगर हम लोग माई एसक्यूएल यूज़ करें तो वहाँ अलग होगा, अगर आप कोई दूसरा डेटाबेस ओरेकल यूज़ करें तो उसके लिए अलग होगा। फिलहाल हम लोग एसक्यूएल सर्वर यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको इंस्टॉल करेंगे। डिजाइन करते हैं, जो इसका फोल्डिंग करते हैं, इसके फोल्डिंग में जो कोड जनरेट होता है, तो कोड कैसे जनरेट होगा, उसका डिजाइन कैसे, कौन सा कोड कहाँ लिखा जाएगा, उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन आपके एप्लीकेशन को कहाँ से मिलता है, डिजाइन वाले से। Microsoft.Entity Framework Code.Design, ये इसके फोल्डिंग में मदद करता है आपको। हो रहा नहीं हुआ, हो गया तो। और अब यहां दो अलग करना है आपको। पहला है Microsoft.Entity Framework Core, सेलेक्ट किए, इंस्टॉल, एक्सेप्ट। ये आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी में क्या करता है, हेल्प करता है। और आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी क्लास मिलेगा, जैसे हम बोले कि साइन इन मैनेजर, यूजर मैनेजर, या जो मॉडल्स बोले तुम्हारा आइडेंटिटी यूजर, आइडेंटिटी रोल, ये सब कहां मिलेगा तुमको, Microsoft.ASP.NET Core.Identity Framework Core। तो अलग अलग जगह से अलग अलग चीज को जोड़ के हम लोग पूरा एप्लीकेशन बनाएंगे। तो 5 पैकेज आपको इंस्टॉल करना पड़ा यहां पे। हो गया, आगे अनइंस्टॉल। अब इसको बंद कर देते हैं। तो यहां तक हमारा एक काम हुआ। दूसरा, क्योंकि अगर आपको यूजर बनाना है, तो यूजर बनाने के लिए हम पहले बोले कि यूजर के लिए आइडेंटिटी यूजर्स नाम का एक क्लास होता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो फील्ड्स है उसमें नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है। इसमें क्या है, ईमेल आईडी है, इसमें क्या है, फोन नंबर है, पासवर्ड है, यूजर नेम है। अब बेसिक चीज छोड़ के अगर तुमको अपना एप्लीकेशन स्पेसिफिक कोई डेटा रखना है, जैसे हमको नेम भी रखना है, या हो सकता है तुमको डेट ऑफ बर्थ भी रखना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना एक क्लास बनाना पड़ेगा। किसी भी नाम से बना सकते हैं, जनरली यूजर तो यूजर नाम से बना लिए, और उसको इनहेरिट कराना होगा आइडेंटिटी यूजर से। अब देखो याद होगा, इनहेरिटेंस में बताया था कि जब भी कोई भी आप क्लास को इनहेरिट करते हैं तो उसका सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है। तो पहले से जो इसमें है वो तो आ जाएगा, और हमको जो एडिशनल चीज ऐड करना है, जैसे हमको नेम ऐड करना है, हम नेम ऐड कर देंगे, हमको डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है तो डेट ऑफ बर्थ ऐड कर देंगे, तो इसका वाला सारा वेरिएबल अब प्लस ये मिला के मेरा एक मॉडल बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि यूजर जब रजिस्टर कराएंगे तो उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन यूजर से लेना है। अगर आपको डेट ऑफ बर्थ लेना है तो हमको डेट ऑफ बर्थ भी बनाना पड़ता है, फोन नंबर उसमें होता है तो लेने का जरूरत नहीं, ईमेल आईडी उसमें होता है तुमको लेने का जरूरत नहीं, हम दिखा देंगे क्या क्या चीज अभी होता है। तो अगला होगा कि मॉडल फोल्डर के अंदर एक यूजर्स नाम से हम लोग क्लास बनाएंगे। तो चलिए, राइट क्लिक, मॉडल्स, ऐड, और यहां क्या करेंगे, क्लास, नाम देंगे यूजर्स डॉट CS, और इसको इनहेरिट करा लेंगे आइडेंटिटी यूजर से। आइडेंटिटी यूजर से वो आ जाएगा। अभी एरर आ रहा है, यहां जाएंगे हम लोग और उसको देखो, है ना, Microsoft.ASP.NET Core.Identity के अंदर मिलता है, इसको यूजिंग में डाल देंगे तो ये एरर हट जाएगा। अब इसमें कौन कौन सा फील्ड है अगर हमको देखना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और गो टू डेफिनेशन में चले जाएंगे। देखो इसके अंदर क्या क्या है, गो टू डेफिनेशन में जाएंगे तो बता देगा इसका पूरा कोड। पहले तो इसमें देखो आईडी है, जो आईडी खुद ब खुद जनरेट होगा GUID के थ्रू। चला गया भाई, रुको, आइडेंटिटी यूजर वाला ही खुला ना। देखो यहाँ पे टी की आईडी है, यूजर नेम है, दिख रहा है,
नॉर्मलाइज यूजर नेम है, ये सब क्या होता है बता देंगे। ईमेल है, नॉर्मलाइज्ड ईमेल है, एक्चुअली नॉर्मलाइज में क्या होता है सब कैपिटल में आ जाता है, ठीक है। ईमेल कंफर्म्ड है कि ईमेल कंफर्मेशन लिए हैं कि नहीं लिए हैं आप। पासवर्ड हैश, यहां पासवर्ड स्टोर होगा। सिक्योरिटी स्टैंप होता है, कंकरेंसी, बहुत सारा एडिशनल चीज होता है। फोन नंबर होता है, देखो फोन नंबर कंफर्म्ड है कि नहीं, मतलब आप उसको कंफर्मेशन लिए हैं कि नहीं किए हैं। टू फैक्टर इनेबल है कि नहीं, टू फैक्टर वाला काम करना है कि नहीं करना है। देखो लॉकआउट इन कितना बार के बाद आपका लॉकआउट हो जाएगा, या कब तक लॉकआउट, ये डेट लेता है, जैसे ना लॉक हो गया तो आप कितना देर सेट करके रखे हैं, उतना डेट यहाँ पे उतना टाइम यहाँ आ जाएगा। जब तक इतना टाइम नहीं होगा सर्वर में तब तक वो क्या होगा, लॉक खत्म नहीं होगा। कोई गलत पासवर्ड डालने पर लॉक हो जाता है ना, तो ऐसे करके देखो बहुत सारा कुछ। लेकिन यहाँ पे देखो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज नहीं है। तो इसमें से जो भी चीज आप एडिशनल चाहते हैं, फिलहाल अभी हम लोग नेम चाहते हैं, क्या चाहते हैं, तो वो सब चीज के साथ, तो वो सब चीज इससे इसमें आ जाएगा। और यहां क्या करेंगे, पब्लिक स्ट्रिंग नेम गेट सेट। अगर आप डेट ऑफ बर्थ चाहते हैं तो डेट ऑफ बर्थ भी ले सकते हैं, फिलहाल अभी हम लोग नहीं ले रहे हैं क्योंकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ये हमारा पहला क्या हो गया, पहला काम हो गया कि यूजर क्लास बना लिए। फिलहाल अभी हम लोग रोल का काम नहीं करेंगे, रोल का काम बाद में करेंगे, ठीक है। अब क्रिएट अ फोल्डर नेम डेटा इन प्रोजेक्ट फोल्डर। अब हम लोग क्या करेंगे, डेटा नाम से एक फोल्डर बनाएंगे, क्योंकि आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाना होगा। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट जनरली लोग मॉडल के अंदर बना देता है, लेकिन आप चाहे तो उसको अलग से भी फोल्डर बना के रख सकते हैं। फोल्डर बनाने के लिए कहां जाते हैं, प्रोजेक्ट नेम पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड, और यहां क्या करेंगे, फोल्डर, और यहां क्या डाल दिए, डेटा। और इसमें डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, डीबी। लेकिन डीबी कॉन्टेक्स्ट जो बनाएंगे तो याद होगा जब हम लोग नॉर्मल डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं तो वहां उसको करते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट से इनहेरिटेड। लेकिन आइडेंटिटी के लिए जब हम लोग डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं तो वहां क्या करते हैं, आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट से उसको इनहेरिट कराते हैं। तो चलिए राइट क्लिक करेंगे, क्लास ऐड करेंगे, ऐड क्लास, इसका नाम क्या दिए, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट cs। इसको डीबी कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट से आपको क्या करना पड़ेगा, इनहेरिट कराना पड़ेगा। और आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट में आपको यूजर का जो क्लास जो आप बनाए हैं वो पास करना पड़ेगा। तो यहां कौन सा यूजर है, मॉडल वाला है, कौन वाला है, मॉडल। तो यहां पर हम लोग या तो वहां से भी कर सकते हैं या यहां से लिख भी सकते हैं, यूजिंग मेरा क्या है, आइडेंटिटी डेमो डॉट मॉडल्स। एरर हट गया। तो पहला काम क्या करना पड़ता है, आपको एक क्लास का नाम देना है, इनहेरिट कराना है किससे, आइडेंटिटी डीबी कॉन्टेक्स्ट से। और यहां जेनरिक में आपको वो क्लास का नाम पास करना है जो आप बनाए हैं। अगर आप नहीं बनाते, मान लो तुम आपको एडिशनल फील्ड नहीं चाहिए था, जो है उसी पे काम करना है, तो यहां पे फिर तुमको आइडेंटिटी यूजर्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है, क्योंकि अगर हम लोग इसी को डायरेक्टली यूज करते हैं ना, कहां गया, आइडेंटिटी यूजर, हम डायरेक्टली इसी को यूज करते हैं अगर हमको ये एडिशनल फील्ड ऐड करना नहीं रहता तो। लेकिन हम एडिशनल फील्ड यूज किए हैं, अपना बना लिए हैं, इसलिए अपना वाला नाम यहां दे रहे हैं। नहीं तो अगर अपना नहीं बनाए रहेंगे तो सब जगह क्या आएगा, आइडेंटिटी यूजर आएगा। इसका कंस्ट्रक्टर ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए पब्लिक ऐप डीबी कॉन्टेक्स्ट, और ये लेगा डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस का, ये वही चीज ले रहा है जैसे वहां लेता था, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन। ऑप्शंस, और इसको कहां पास कर देंगे हम लोग, बेस में। यहां तो इतना ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कनेक्शन स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ये बाद में करेंगे। अच्छा पहले क्या करेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो चलिए कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग कहां करते हैं, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में। ये जो कॉमा लिखा हुआ उसके नीचे आएंगे, यहां क्या लिखेंगे, कनेक्शन स्ट्रिंग्स कोलोन ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। उसके बाद क्या देते हैं, कॉन str, यहां पे कॉमा दे देंगे इस जगह पे। कॉन str में क्या होता है, सर्वर इक्वल्स टू भी सर्वर का नाम देंगे। उसके बाद क्योंकि विंडो ऑथेंटिकेशन में काम कर रहे हैं, ट्रस्टेड अंडरस्कोर कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट, देखना स्पेलिंग ट्रू, और डेटाबेस तो दिए ही नहीं। डेटाबेस इक्वल्स टू हम लोग कोई भी नाम देते हैं, जैसे देते हैं आइडेंटिटी डीबी, ठीक है। तो इस नाम से डेटाबेस बन जाएगा। सर्वर का नाम कहां से निकाल लेंगे हम लोग, एसक्यूएल सर्वर से।
तो यहां पे देखो सर्वर का नाम आ गया, कॉपी कर लेंगे इसको और यहां जाके पेस्ट कर दिए। एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, कॉन str कनेक्शन स्ट्रिंग्स, ठीक है, कॉन str, यहां कुछ भी नाम हो सकता है, जो नाम होगा यहां वही program.cs के अंदर देना होगा। सर्वर दे दिए, डेटाबेस दे दिए, ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल टू ट्रू, ठीक है, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट इक्वल टू ट्रू, सब कुछ तो सही लग रहा है। चलिए एक बार जब ये काम हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे program.cs को। तो program.cs में पहला काम क्या करना होगा, पहला काम तो होगा कि आपको डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड करना है। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्या करना पड़ता है डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड करने के लिए, builder.services.add db context। db context का नाम क्या है मेरा, ऐप db context, फिर ब्रैकेट देते हैं, याद होगा आइटम का एरो, और आइटम को जो नहीं कि आइटम ही लिखेंगे आप, यहां पे एक्स वाई कुछ भी लिख सकते हैं। तो फिर x डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिंगल लाइन का ही काम कर रहे थे, यहां देंगे बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहां क्या डाल देंगे, कॉन str, और बाद में 3 ब्रैकेट बंद। ये पहला लाइन हमारा ये हुआ, देखो वही है बिल्डर आइटम डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। यहां ऐप आइटम तो आइटम लिए थे, यहां पे हम लोग एक्स लिए तो एक्स ले लिए, क्योंकि लैम्डा में आप कोई भी चीज ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इसके बाद अब जो ऐड करना पड़ेगा, बिल्ड ऐप बिल्ड होने से पहले आप जैसे डीबी कॉन्टेक्स्ट ऐड किए, वैसे आपको आइडेंटिटी भी ऐड करना पड़ता है, आइडेंटिटी को। तो उसके लिए देखो यहां क्या किया हुआ, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड आइडेंटिटी, और इसमें जो तुम्हारा अगर मान लो कि हम लोग क्लास बना के रखे हैं यूजर्स, तो यूजर्स देंगे। अगर यूजर नहीं बनाए रहते तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूजर देते हैं, और रोल तो रोल का ही रोल ही है, तो रोल में कुछ चेंजेस किए नहीं तो वहाँ रोल हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग बहुत सारा ऑप्शन दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, अभी हम लोग ऑप्शंस देंगे और सारा ऑप्शंस के बारे में बताएंगे कौन सा ऑप्शन किसके लिए यूज हो रहा है। तो चलिए बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड आइडेंटिटी, इसमें तुमको पहले देना पड़ता है यूजर क्लास का नेम। तो यूजर क्लास का नाम हमारा क्या है, यूजर्स, और दूसरा है आइडेंटिटी रोल। ये दोनों नहीं मिल रहा, अभी दोनों नहीं मिल रहा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे सेलेक्ट कर लेंगे और यहां से जाके क्या करेंगे, उसका यूजिंग यूजिंग यूजिंग, हाँ ये तो यूजिंग कहां आ गया, यूजिंग मॉडल से है, और ये किससे आएगा, तो जनरेट कर रहा, यहां पे है यूजिंग आइडेंटिटी, दोनों आ गया। अब यहां पे आपको कुछ पास करना पड़ता है, क्या पास करना पड़ता है, ऑप्शन। याद रखना ये हमारा लैम्डा है, ऑप्शन की जगह यहां पे भी एक्स ले सकते थे, ठीक है। ऑप्शन देंगे और ऑप्शन के बाद हम लोग क्या देंगे, ये करली ब्रैकेट। अब ऑप्शंस का सारा इसी के अंदर पास करना होगा, इसको नीचे कर देते हैं और इसको भी नीचे कर देते हैं। अब देखो, और ये जब इसको नीचे कर दिया तो इसको एक ही लाइन में डाल देते हैं, क्योंकि ये तो बंद हो रहा है यहां पे। अब इसी के अंदर ऑप्शंस डॉट करके बहुत सारा चीज बताते हैं हम लोग, देखो ऑप्शंस डॉट। अब ऑप्शन में पहले किसके लिए बताना है, पासवर्ड का पॉलिसी बताना है, या यूजर का पॉलिसी बताना है, या साइन इन साइन आउट से रिलेटेड चीज बताना है। तो ऑप्शन के साथ पासवर्ड, यूजर और साइन इन साइन आउट। पहले पासवर्ड का बताते हैं, ऑप्शन डॉट पासवर्ड डॉट, पहले क्या है, रिक्वायर्ड लेंथ। देखो यहीं से वैलिडेशन हो जाएगा, और यहां क्या दे दिए 8, मतलब पासवर्ड जब भी रजिस्टर करेगा यूजर तो मिनिमम पासवर्ड लेंथ कितना मांगेगा, 8 से कम लेगा वहां एरर आ जाएगा, ठीक है। देखो सब कुछ यहीं से सेट हो जाएगा, जो अभी तक तुम लोग देखते हो कि आखिर ये कैसे करता होगा कोई, देखो कैसे करता है। उसके बाद है रिक्वायर्ड नॉन अल्फा न्यूमेरिक, पासवर्ड डॉट रिक्वायर्ड नॉन अल्फा न्यूमेरिक, मतलब मालूम है क्या है, ना अल्फाबेट होना चाहिए न्यूमेरिक, मतलब सिंबल एक ठो होना चाहिए, ना अल्फाबेट होना चाहिए ना न्यूमेरिक होना चाहिए, तो कम से कम एक सिंबल होना चाहिए। तो उसको ट्रू कर दिया। अगर तुम चाहते हो कि ये पॉलिसी ना रहे तो वहां क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। नहीं फॉल्स नहीं, वो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही होता है शायद, जहां तक हमको याद है। ना बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। हाँ ठीक है, तो तुम फॉल्स कर दो। हाँ फॉल्स का मतलब है कि रिक्वायर्ड नहीं है, दे सकते हो, ठीक है। अगला देखो क्या है, रिक्वायर्ड अपर केस, एक तो लेटर कम से कम अपर केस होना चाहिए,
एक तो कम से कम लोअर केस होना चाहिए, रिक्वायर्ड लोअर केस होगा होगा ठीक है। रिक्वायर्ड डिजिट, देखो ये पासवर्ड पॉलिसी हो गया, ये क्या हो गया हमारा पासवर्ड पॉलिसी, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, ऑप्शन डॉट यूजर डॉट रिक्वायर्ड यूनिक ईमेल। अब देखो ईमेल आईडी यूनिक होना चाहिए कि नहीं, देखो यहां पे देखो ऑप्शन 2 आता है, यूजर नेम का भी तुम ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है, कि यूजर नेम क्या होगा अलग, और बहुत समय क्या होता है ईमेल आईडी के बेस पे काम नहीं होता, यूजर नेम होता है, एक ही ईमेल से तुम बहुत सारा यूजर आईडी बना सकते हो, लेकिन तुम चाहते हो कि नहीं मेरा ईमेल आईडी ही मेन होगा, तो वहां पे फिर ईमेल आईडी क्या होना चाहिए, यूनिक। तो हम लोग देंगे ऑलरेडी एग्जिस्ट है, हाँ, तो यहां पर अगर यही ट्रू कर देंगे यूनिक वाला में, तो बोलेगा कि पहले से रजिस्टर्ड है, हाँ, दूसरा ईमेल आईडी से बनेगा। तो यहां बता रहे कि भाई यूजर जो होगा, यूजर से रिलेटेड बता रहे हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड ईमेल आईडी को क्या कर दिए ट्रू, और भी यूजर से रिलेटेड हम लोग सेट कर सकते हैं। यहां पे देखो ऑप्शन देखना होगा, अलाउ यूजर नेम कैरेक्टर्स, कितना लेटर का, अब यहां पे तुम देना चाहते हो कितना लेटर का, कौन कौन सा लेटर अलाउ करेगा, ठीक है, तो बहुत सारा कुछ है, हाँ, यूनिक ईमेल तो कर ही दिए, 2-3 चीजें, ज्यादा नहीं है। रिक्वायर्ड यूनिक ईमेल हो गया। अब हम लोग साइन इन से रिलेटेड बता रहे हैं, जैसे ऑप्शन डॉट साइन इन डॉट रिक्वायर्ड कंफर्म ईमेल, ये जो ईमेल कंफर्मेशन वाला है वो रिक्वायर्ड होगा कि नहीं, फिलहाल अभी हम लोग इसको फॉल्स रखेंगे, क्योंकि उसके लिए फिर ईमेल वगैरह भेजने हमको सीखना पड़ेगा, जब तक ईमेल वगैरह भेजने नहीं सीखेंगे तब तक ईमेल नहीं भेज सकते। तो रिक्वायर्ड कंफर्म ईमेल को क्या कर दिए, अभी फॉल्स कर दिया कि नहीं भाई कंफर्मेशन नहीं चाहिए, यूजर रजिस्टर करेगा उसका रजिस्टर हो जाएगा। उसके बाद रिक्वायर्ड कंफर्म अकाउंट, अकाउंट को कंफर्म करना है कि नहीं, फोन नंबर को कंफर्म करना नहीं, तो ये सारा को भी हम लोग क्या करेंगे फॉल्स कर देंगे, क्योंकि उसके लिए हम लोग को ईमेल वगैरह भेजने सीखना पड़ेगा। तो फोन नंबर को भी क्या करेगा, वो नहीं कंफर्म करेगा, कोई ओटीपी वगैरह नहीं भेजेगा। साइन इन डॉट रिक्वायर्ड कंफर्म अकाउंट को भी क्या कर देंगे फॉल्स। ये हम लोग कुछ सेटिंग कर लिए। उसके बाद जहां पे ये खत्म होता है वहां पे कुछ और चीज लिखना पड़ता है, जैसे डॉट एड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर, डॉट एड एंटिटी फ्रेमवर्क स्टोर, और यहां पे तुमको पास करना पड़ता है डीबी कॉन्टेक्स्ट का नाम, कि किस डीबी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू काम करेगा, ठीक है, पूरा आइडेंटिटी का काम जो होगा वो किस डीबी कॉन्टेक्स्ट के थ्रू होगा। डॉट एड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर, एड डिफॉल्ट टोकन प्रोवाइडर, ये टोकन का यूज कब होगा, जब हम लोग आगे जाके ईमेल वगैरह कंफर्म करेंगे ना, तो वहां पे उसके पास एक टोकन जाता है, वही टोकन से कंफर्मेशन होता है। तो अब बोल दिए भाई टोकन कैसे जनरेट होगा, तो जो अपने आप जनरेट होता है उसी, हमको अलग से कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये बेसिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार ध्यान से देख लो, हम कोड लिख के यहां पे छोड़ दे रहे हैं, क्या क्या चीज हम लोग को लिखना पड़ा। एक लाइन ये तो जनरली हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क में जो लिखते हैं वही लिखे हैं सेम टू सेम। नया जो चीज लिखना पड़ा वो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, और सारा एक एक लाइन एक्सप्लेन भी कर दिए, कौन सा चीज किस लिए लिखे, कौन सा चीज क्या काम करेगा, ठीक है। ये जब सारा काम हो गया तब फाइनली अब आपको क्या करना पड़ता है, माइग्रेशन ऐड करना पड़ता है, क्योंकि हम क्या बोले कि यहां पे आइडेंटिटी से रिलेटेड बहुत सारा टेबल्स बनता है, ठीक है, तो टेबल के लिए जो कोड होगा, कैसे टेबल बनेगा, वो माइग्रेशन में जनरेट हो जाएगा, और डेटाबेस को क्या करेंगे अपडेट कर देंगे, और जैसे अपडेट करेंगे तो सारा टेबल्स वगैरह कहां बन जाएगा, तुम्हारा डेटाबेस में बन जाएगा, और हम लोग जाके वहां चेक कर लेंगे, तो बेसिक चीज हमारा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग प्रोसेस शुरू करेंगे, रजिस्टर कैसे होगा, लॉगिन कैसे होगा, पासवर्ड कैसे चेंज होगा, ये सब सारे प्रोसेस में। तो पहला चीज क्या है, अब हम लोग को पैकेज मैनेजर कंसोल को खोलेंगे। चलिए, तो पैकेज मैनेजर कंसोल कहां से खोलेंगे, टूल्स, न्यूगेट पैकेज मैनेजर कंसोल आ गया। माइग्रेशन ऐड करेंगे, ऐड, क्योंकि हम लोग कोड फर्स्ट पे काम कर रहे हैं, माइग्रेशन कोई भी नाम देते हैं, फर्स्ट या सेकंड, कुछ भी दे दो, ऐसे तो फर्स्ट है तो फर्स्ट दे दिए। थोड़ा टाइम लेगा, ये टाइम लेने के बाद माइग्रेशन को क्या करेगा, ऐड कर देगा, मतलब माइग्रेशन जनरेट कर देगा। माइग्रेशन क्या होता है, फिर से रिपीट कर देते हैं, माइग्रेशन वो कोड होता है जिसमें कौन सा टेबल बनेगा नहीं बनेगा, सी शार्प के थ्रू। तो सी शार्प के थ्रू टेबल बनाने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए, उसके अंदर कॉलम्स बनाने के लिए, डेटा टाइप स्पेसिफाई करने के लिए, कांस्टेंट स्पेसिफाई करने के लिए, सारा कोड अपने आप जनरेट हो जाता है, स्कैफोल्ड हो जाता है। देखो माइग्रेशन बन गया, अब इसमें देखो सारा कुछ बन रहा होगा,
टेबल बना, देखो एसपी रोल नाम का टेबल बन रहा है अपने आप, उसमें कौन कौन सा कॉलम होगा, एसपी यूजर नाम से कॉलम बन रहा है। अब देखो इसमें आईडी था, नेम हम लोग वाला है, हम लोग जो ऐड किए हैं, ठीक है। बाकी जो चीज़ था देखो पहले से इसमें सारा कॉलम बना हुआ है। इसी तरह से एसपी नेटेड क्लेम का भी काम होता है, तो क्लेम से रिलेटेड है रोल, तो बहुत सारा टेबल जनरेट हो जाता है। देखते हैं कैसे जनरेट होगा। टेबल जनरेट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, अपडेट डेटाबेस, अपडेट, तो क्या करेगा ये डेटाबेस से कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, अगर मेरा कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह सही होगा तो, और सारा का सारा टेबल वगैरह बना के रख देगा। देखो बन रहा है, हुआ। अब हम लोग आते हैं यहां पे और अपना खोलते हैं सर्वर, लॉगिन किए। डेटाबेस का नाम क्या था, आइडेंटिटी डीबी। डेटाबेस में गए, देखता है आइडेंटिटी डीबी बना कि नहीं, बन गया ना। आइडेंटिटी डीबी में टेबल कौन कौन सा बना, देखो देखो मेन अभी जो हम लोग को टेबल पढ़ना, कौन पढ़ना है, एसपी नेट यूजर। आप जब यूजर रजिस्टर करते हैं तो यूजर का डिटेल कहां आता है, यहां पे। रोल जब बनाएंगे तो रोल का डिटेल कहां आएगा, यहां पे। और जब रोल असाइन करेंगे, अभी 2-3 टेबल के बारे में समझते हैं। रोल जब असाइन करेंगे तो कौन से यूजर को कौन सा रोल मिला है उसका डिटेल कहां जाता है, यहां पे। बाकी क्लेम से रिलेटेड है, क्लेम अभी हम लोग को पढ़ना नहीं है। और बाकी जो टोकन्स वगैरह कुछ समय के लिए जनरेट होता है, चाहे पासवर्ड चेंज करने के लिए या कंफर्मेशन के लिए, उसका डिटेल्स कहां जाता है, यहां पे। अगर एसपी नेट यूजर्स को देखा जाए, राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑफ 100,000 रोज, इसका टेबल का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। टेबल का स्ट्रक्चर क्या है, देखो आईडी अपने आप है, नेम जो हम लोग डाले हैं वो है यहाँ, यूजर नेम, नॉर्मलाइज यूजर नेम, ईमेल आईडी, नॉर्मलाइज ईमेल आईडी, है ना। हाँ, ये हम लोग देख ले रहे हैं कि सब कुछ यहाँ पे है। बाकी धीरे धीरे जैसे से आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे किसका क्या काम है। तो मेन हम लोग को मतलब नेम, यूजर नेम, नॉर्मलाइज यूजर नेम, ईमेल आईडी या फोन नंबर, यही 4 चीज को लेकर हम लोग रजिस्टर कराएंगे। बाकी चीज में नल रहेगा, जीरो रहेगा, उससे लेना देना। अगर तुम इसके फोल्ड करोगे तब खुद से जनरेट करोगे तो उसमें जितना दोगे उतना ही बनेगा। तो जिसका डेटा जाएगा उसमें डेटा जाएगा, बाकी में नल रहेगा, जीरो जो भी रहेगा डिफॉल्ट वैल्यू चला जाएगा। फिलहाल बेसिक सेटअप जो होता है, हम लोग देखें कि आइडेंटिटी क्या है, क्यों है, कौन कौन सा क्लास यूज होता है। तो मेनली इसमें 5 क्लास है, ठीक है। और कैसे हम लोग बेसिक सेटअप करते हैं, कौन कौन सा पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, यूजर के लिए कौन सा हमको क्लास बनाना पड़ता है, डीबी कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाते हैं, और program.cs को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद कनेक्शन स्ट्रिंग हम लोग कैसे ऐड करते हैं, और कैसे माइग्रेशन बना के सारा का सारा डेटाबेस को जनरेट कर दिया जाता है। सब कुछ बनेगा, अभी व्यू वगैरह सब कुछ लॉगिन। अभी क्या है, अभी हम लोग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किए हैं। अभी तो रजिस्टर के लिए व्यू बनाना पड़ेगा, फिर उसका कंट्रोलर बनाना पड़ेगा, कंट्रोलर के अंदर वो सारा काम होगा, तो वो सब अभी हम लोग देखेंगे आगे जाके। अभी फिलहाल हमारा क्या है, फिलहाल हम लोग जो आज का सेशन में देखे, इंट्रोडक्शन क्या है, क्यों है, और कभी भी कोई भी एप्लीकेशन के अंदर अगर आइडेंटिटी का काम करना है तो बेसिक काम कितना करना है। बाकी वो डिपेंड करेगा कि आप रजिस्टर कराना चाहते हैं, लॉगिन कराना चाहते हैं, लॉगआउट कराना चाहते हैं, पासवर्ड चेंज का ऑप्शन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ईमेल कंफर्मेशन का ऑप्शन देना चाहते हैं, वो तो बात का बात है। जो मिनिमम चीज करना पड़ता है वो हम इस सेशन में बता दिए। अगला सेशन जो होगा उसमें अब हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन के लिए, रजिस्टर के लिए तुमको और भी बहुत सारा क्लासेस बनाना पड़ेगा, व्यू मॉडल बनाना पड़ता है। यहां पे क्या बनाना पड़ता है, व्यू मॉडल, ठीक है। क्योंकि उसके हिसाब से काम करेंगे तो उसमें बहुत सारा फील्ड है, तो उसके हिसाब से काम करेंगे तो फिर क्या होगा, जब स्कैफोल्ड वगैरह करेंगे तो बहुत सारा फील्ड्स वगैरह बन जाएगा। तो हम लोग पता है कि व्यू मॉडल क्या होता है, एक तरह से वर्चुअल मॉडल बना लेते हैं जो कि सिर्फ इसके फोल्डिंग में और डेटा कलेक्शन में काम करता है। काम इंटरनली किससे होगा, मॉडल से होगा। तो हम लोग इसका व्यू मॉडल बनाएंगे, उससे फॉर्म जनरेट कर लेंगे, अब फॉर्म से डेटा कलेक्ट करके फिर ओरिजिनल मॉडल में डाल के कहां भेज देंगे, डेटाबेस में भेज देंगे। तो वो सब देखेंगे आगे जाके। तो इसके लिए फिर बहुत सारा काम आगे होगा जो हम लोग एक एक करके स्टेप करके देखेंगे। प्लस कौन से क्लास का कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, जैसे बोले कि जब हम लोग यूजर बनाते हैं, रजिस्टर करते हैं, तो वहां पे फिर रजिस्टर करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होगा, क्या क्या पैरामीटर लेगा, तो वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आज बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग सीख लिए कि कभी भी आइडेंटिटी का काम करना है तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या क्या करना पड़ता है, प्लस उसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट भी हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।